हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम हिस्ट्री में कक्षा छठी क्लास का 5वां लेसन पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। पहला टॉपिक है कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिया। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ठीक है, यानी कि देखिए आजकल जो हम अपने देश में जो शासकों का जो चुनाव करते हैं, नेताओं का जो चुनाव करते हैं, वो मतदान के द्वारा करते हैं। लेकिन बहुत टाइम पहले 3000 साल पहले जो राजा बनने की जो प्रक्रिया थी, उसमें कुछ परिवर्तन आया। तो उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन क्या था कि उसमें एक ना अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया जाता था। ठीक है, और उसमें क्या था, उसमें था कि जो घोड़ा होता था, घोड़े को राजा लोगों की देखरेख में एक स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, और इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ पे अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो उसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य के अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, अब हम बात करते हैं जनपद। जनपद, ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। ठीक है, ये देखिए लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन प्रायस्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिलते हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। महाजनपद, करीब 25 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में बहुत सारे जनपदों को दिखा रखा है। जैसे इसमें देखिए पांचाल है, कौशाम्बी है, राजगृह है, मगध है, वज्जी है, अंग है, वैशाली है। ठीक है, अवंती, उज्जैन, ये सारे के सारे महाजनपद हैं और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। एक तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक भोजन की आवश्यकता थी। जो राजा थे, राजा सेना रखते थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। देखिए कर मतलब कर, देखिए जो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब वो नियमित रूप से कर वसूल करने लगे। यानी कि जो लोग राजाओं के लिए जो उपहार वगैरह लाते थे, उन पे वो लोग निर्भर न रहकर उन्होंने क्या किया,
उन्होंने अब टैक्स लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले था कि फसल जो होती थी, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, यानी कि जो भी फसल उगाते थे उस फसल पर वो लोग टैक्स लगाते थे। और वो कितना होता था, वो होता था वो जो जो भी उनकी उपज होती थी उस उपज का छठा भाग वो कर के रूप में देते थे। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। जो पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु में देनी होती थी, यानी कि जो भी लोग जो भी काम करते थे उनको हर तरीके से टैक्स देना पड़ता था। कृषि में परिवर्तन क्या हुआ कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन की लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धन की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। फिर है सूक्ष्म निरीक्षण। देखिए लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। और जो मगध था, मगध से गंगा और सोन नदियाँ बहकर जाती थी। ठीक है, यानी कि जो मगध था, मगध के पास में कौन कौन सी नदियाँ, कौन सी नदियों से थी, तो वो थी गंगा और सोन। और मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु थे। ठीक है, यानी कि मगध के दो सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो वो थे आपके बिंबिसार तथा अजातशत्रु। और महापद्मनंद एक और अन्य महत्वपूर्ण शासक थे। ठीक है, बिहार के राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी और बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। यानी मगध की जो पहली राजधानी थी वो आपकी राजगीर थी और बाद में उन्होंने पाटलिपुत्र को भी अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, 2300 साल पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा जो सिकंदर, वो विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे पर तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, तो यानी कि जो सिकंदर था, सिकंदर कौन सी नदी से वो वापस हो गया था, तो वो था व्यास नदी। अब हम पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। ठीक है, देखिए जैसे मगध एक शक्तिशाली राज्य था, उसके पास में ही था वज्जी राज्य। ठीक है, और उसकी राजधानी वैशाली थी। तो वज्जी राज्य की राजधानी क्या थी, वैशाली। वैसे वज्जी और वैसे वैशाली, इसको याद करना भी आसान है कि वज्जी संघ की राजधानी क्या थी, वैशाली। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़िया संघ कहते हैं। ठीक है, गढ़िया संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, हमारे चैप्टर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।